हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपन ने वे ऑप्टिक्स के वीडियो स्टार्ट कर दिए थे जिसमें से 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं। ये अपना तीसरा वीडियो उसी सेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा था कि जो भी वीडियो आप वे ऑप्टिक्स का देख रहे हो उसके साथ टेक्स्ट बुक की थियरी एक बार ज़रूर पढ़िए। शॉर्ट नोट्स आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन थियरी एक बार ज़रूर पढ़िए। मेरा काम है कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक शॉर्ट नोट्स का आप लोगों से शेयर जल्द ही करने की कोशिश करूंगा। और मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी का बोला था, वो भी मैंने शेयर नहीं किया। बेटा वीडियो बनाने में मुझे तकलीफ हो रही है फिलहाल, मतलब मेरे शेड्यूल के हिसाब से। स्टिल आई एम ट्राइंग टू वर्क इट आउट कि आपको जल्द से जल्द नोट्स भी मिले, ग्रुप भी बने और सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ से मैं थोड़ा परेशान हूँ कि आप लोग वीडियोज़ तो देख रहे हो लेकिन उस पर रिस्पॉन्स नहीं पता चल रहा है कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जो भी चीज़ें हैं। तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा आप कमेंट सेक्शन को थोड़ा सा फील करना शुरू कर दीजिए और लाइक के बटन को भी आप दबा सकते हो अगर आपको समझ में आया कंसेप्ट। तो मेरा काम है बेटा कंसेप्ट समझाना। नोट्स तो बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में, आप कोई भी नोट्स से पढ़ोगे तो चीज़ें बदलने वाली नहीं है, लेकिन कंसेप्ट समझ में आया तो ही पढ़ने में मज़ा आता है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के एंडिंग में बताया था कि एक क्रैश कोर्स की बैच में 60 डेज की ऑफलाइन बैच अनाउंस कर दी है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो मुझे पर्सनली मैसेज करे। जो भी बच्चा ये 60 दिन की मेरी क्लास करेगा वो डेफिनेटली 50+ मार्क्स लेगा ही लेगा। मैं उससे पूरी पढ़ाई करवा के लेने वाला हूँ। तो जिन बच्चों का भी फिजिक्स नहीं हुआ है वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं फीस स्ट्रक्चर एंड अदर चीज़ों के रिगार्डिंग। ठीक है, 60 दिन की बात है भैया, तो जिसको करना है वो आएगा, जिसको नहीं करना है वो अप्रोच नहीं करेगा। तो इट्स योर चॉइस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एज यूजुअल, मुझे तो इधर उधर की बातें करना आता नहीं है, तो अपन डायरेक्टली शिफ्ट हो जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमने वे ऑप्टिक्स में पहले बेटा थ्योरीज पढ़ी थी। न्यूटन कार्पस्कुलर की थ्योरी पढ़ी, उसके बाद हाइजेंस की थ्योरी पढ़ी। फिर हाइजेंस थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए हमने कुछ कंसेप्ट स्टडी करे जिसमें वेव फ्रंट आया था। फिर वेव फ्रंट कैसे ड्रॉ करना वो आया था। फिर हाइजेंस का प्रिंसिपल हमने पढ़ा, उसे अप्लाई कैसे प्रूफ करना है वो हमने देखा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में। अब उसी कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक बेटा सबसे पहले हमें देखना है कि डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ ऑन व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। मतलब जो भी लाइट अपना आ रहा है उसकी वेवलेंथ कितना डिपेंड करती है किस पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पे। इसको अपने को समझने की कोशिश करनी है। चलिए देखते हैं, है ना। नाउ मैंने 2 डायग्राम बना के रखे, तो आपको इन दोनों डायग्राम में डिफरेंस अपने आप समझ में आ जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो मीडियम चेंज हो रहा है बेटा, ये दोनों मीडियम अलग अलग है। यहाँ पे एक मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ऐसा समझ के चलिए आप। मतलब रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम, काहे की बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन होगा तभी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा ना, रिफ्लेक्शन में तो आने वाला नहीं है। तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर करते हैं, मैंने 2 वे से लिखी। यहाँ पे देखिए, जो इंसिडेंट रे वो सीधी इन दोनों मीडियम को जो प्लेन डिफरेंशिएट कर रहा है उस प्लेन पे परपेंडिकुलर आ रही है। कैसे आ रही है? परपेंडिकुलर। वेयर एज इन सेकंड केस वो ऑब्लिक आ रही है। कैसे आ रही है? ऑब्लिक। दोनों को लगने वाला कंसेप्ट क्या रहेगा भैया? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम। ऐसा नहीं कि इसको कंसेप्ट अलग लगेगा, नहीं इसको अलग लगेगा। ठीक है, तो चीजों को समझते हैं। अब हो क्या रहा है, अब इसमें ऐसा समझिए कि ये प्लेन वेव फ्रंट्स है ए बी सी डी ई एफ। ये क्या है? प्लेन वेव फ्रंट्स है जो कहाँ आ रहे हैं? इस सरफेस पे आ रहे हैं। यहाँ से इनका मीडियम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा बेटा? मीडियम। तो जैसा कि हाइजन ने हमें बताया कि डेंसर मीडियम रहा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। वही लाइटर मीडियम रहा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है। ये हमें किसने बताया है? हाइजन ने। बराबर, न्यूटन की थ्योरी को झूठा साबित करते हुए। अब हम ऐसा बोलेंगे कि ये जो मीडियम है ये लाइटर मीडियम है पहला, और ये दूसरा मीडियम है ये डेंसर है। दूसरा मीडियम कैसा बेटा? डेंसर। इसका मतलब V1 जो है वो V2 से क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। V1 जो है V2 से क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये मीडियम रेयर बोल रहे हैं हम, ये मीडियम क्या बोल रहे हैं अपन? डेंसर बोल रहे हैं। तो डेंसर में स्पीड कम हो जाएगी, रेयर में स्पीड ज्यादा रहेगी। अब हो क्या, ये वेव फ्रंट्स आ रहे हैं। पहले आया AB, इस PQ पे गया, फिर AB आगे बढ़ गया कुछ स्पीड के साथ, बाद में CD आया, वो भी आगे बढ़ गया। वैसे ये वैसे प्लेन वेव फ्रंट्स आते रहेंगे। तो यहाँ पे कंसिडरेशन हम ऐसा लगाते हैं कि ये जो 2 वेव फ्रंट है जो एक के बाद एक आ रहा है, AB के बाद कौन आ रहा है? CD, CD के बाद कौन आ रहा है? EF आ रहा है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है भैया, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा? वेवलेंथ के बराबर रहेगा। किसके बराबर रहेगा? वेवलेंथ का। समझ लेना क्या बोल रहा हूं मैं। AB और CD, उसके बाद EF और CD, इन सबके बीच जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा? λ1। क्लियर?
इस मीडियम में, जैसे ही इस मीडियम में आएंगे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। डिस्टेंस क्या होते जाएगा, कम, क्योंकि स्पीड भी कम हो गई। तो यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस हम कंसीडर कर लेंगे बेटा क्या, तो λ2 वेवलेंथ के बराबर। किसके बराबर हम कंसीडर कर रहे हैं, वेवलेंथ के बराबर हम डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं इन वेव फ्रंट्स के बीच का। पहले कितना था, λ1 था, बाद में कितना लिया मैंने, λ2 लिया। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे भी समझ लो कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, ये λ1 होगा। यहाँ पे आने के बाद दूसरे मीडियम में ये क्या हो जाता है, λ2 हो जाता है। इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब ऐसा समझिए कि ये जो ए बी वेव फ्रंट है, कौन सा वेव फ्रंट है बेटा, ए बी वेव फ्रंट है, ये एट t इज इक्वल टू 0 पे पी क्यू पे पहुंचा। कहाँ पहुंचा, पी क्यू पे। कितने समय पे पहुंचा, जब टाइम कितना था, 0 था, t इज इक्वल टू 0 पे ये बी वेव फ्रंट कहाँ पहुंचा भैया, पी क्यू पे पहुंचा। ओके ठीक है, ओके बढ़िया हो गया। अब ये आगे जाएगा, ए बी वेव फ्रंट आगे जाएगा। ठीक है, फिर कौन आएगा, सी डी आएगा। कौन आएगा, सी डी आएगा। अब ऐसा समझिए ए बी और सी डी के बीच डिस्टेंस कितना है, λ1। तो ए बी जब आगे जाएगा विद इन टाइम t, इन टाइम t, आफ्टर टाइम t बोलो या इन टाइम t इज इक्वल टू t बोल दो, सी डी कहाँ पहुंचेगा, पी क्यू पे पहुंचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि t टाइम में सी डी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, λ1। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, λ1। तो अपने पास वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो t इज इक्वल टू क्या हो गया भैया, λ1 बाई v1 हुआ। उतने ही समय में ये जो ए बी रहेगा, समझिए बात को, पहले ए बी पहुंचा और ये कौन था, सी डी था। इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना था भैया, λ1। जब ए बी इस पी क्यू पे था, अब ए बी आगे आ जाएगा, तब ये सी डी यहाँ आ जाएगा। मतलब जितने समय में ए बी आगे गया उतने समय में सी डी वहाँ पहुँच गया। तो दोनों को लगने वाला टाइम क्या है, सेम। लेकिन अब मीडियम ए बी का क्या हो गया चेंज, ए बी अब दूसरे मीडियम में आ गया। तो अब दूसरे मीडियम में क्या है, अपनी स्पीड है v2 और दूसरे मीडियम में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, t λ2 ट्रैवल किया। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया अपने लिए, λ2 बाई v2। अब t तो दोनों जगह क्या है, सेम है। t दोनों जगह क्या है, सेम है। तो मैं t को इक्वेट कर लूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, λ1 बाई v1 इज इक्वल टू λ2 बाई v2। तो ये λ1 इज इक्वल टू क्या होगा, λ2 इंटू v1 बाय v2। ठीक है भैया, क्या हो गया, v1 बाय v2 हो गया। तो अब इसको अगर मैं किसके फॉर्म में लेके जाना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में लेके जाना है। किसके फॉर्म में लेके जाना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, λ1 बाय λ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये v1 बाय v2 हो जाएगा। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, c बाय v2 अपॉन c बाय v1। तो c बाय v2 यानी कौन हो गया, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। मतलब ये हो जाएगा n2 बाय n1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो के बराबर आ गया, λ1 बाय λ2 इज इक्वल टू क्या हो गया, n2 बाय n1। तो वेवलेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अगर से मैं ऐसा बोलूं कि पहला मीडियम एयर था, तो पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। ऐसा समझ के चलिए कि ये पहला मीडियम है, जहां से रे आ रही थी वो कौन सा हो गया, वैक्यूम हो गया। क्या हो गया, वैक्यूम हो गया या फिर एयर हो गया। तो इसकी वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि अब वो हो गई λ0। स्पीड कितनी हो जाएंगी उसकी, c के बराबर हो जाएंगी। स्पीड कितनी हो जाएंगी, c के बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो c के बराबर क्या हो जाएंगी, उसकी स्पीड हो जाएंगी। मतलब c इज इक्वल टू v1 हो जाएगा। तो अगर हम इसमें पुट करते हैं तो ये λ0 इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूले से, इज इक्वल टू क्या होगा, v0 इंटू टी। मतलब t इज इक्वल टू क्या होगा, λ0 बाय v0 ये आता था। दूसरे इसके लिए हम बोलते थे t इज इक्वल टू λ बाय v बोलते थे। तो इन दोनों को इक्वेट करने के बाद λ0 बाय λ0 बाय v0 इज इक्वल टू क्या आता था, λ बाय v। तो λ इज इक्वल टू क्या हो जाता था, λ0 इंटू v बाय v0। v0 तो c है ना, तो λ0 इंटू v बाय c। तो c बाय v तो वेवलेंथ होता है, सॉरी क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो ये आ जाता था बाय n, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो ऐसे भी रिलेशन मिल सकता है। तो सिंपली ये ध्यान में रखना है कि वेवलेंथ का रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी वेवलेंथ क्या होती जाएंगी, कम हो सकती है। क्या हो सकती है, कम हो सकती है। कौन, वेवलेंथ। तो ये बताता है कौन, डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन वेवलेंथ ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। क्लियर हो गया। तो ये था बेटा पहला कंसेप्ट आज का। क्रिटिकल लगता है लेकिन क्रिटिकल कुछ भी नहीं है। जितने समय में ए भी आगे बढ़ा उतने समय में सी डी वहां पहुंचा। तो दोनों की स्पीड मीडियम की अलग अलग, लेकिन समय तो सेम है। तो समय के बेसिस पे हमने दोनों को इक्वेट करा और हमें कंडीशन मिल गई। एक मीडियम को आपने एयर कंसीडर करा तो भी चलेगा, उस हिसाब से लिख सकते हैं, या फिर 1-2 के हिसाब से तो आपने लिखा ही है। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। अभी समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से रिवर्स करके देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। थ्योरेटिकल जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान देना है। अब बेटा नया पार्ट आता है इसी टॉपिक का, दैट इज पोलराइजेशन। अब एक पार्ट खत्म हो गया चैप्टर का, फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट। नाउ सेकंड पार्ट इज पोलराइजेशन, थर्ड पार्ट विल बी इंटरफेरेंस। क्लियर। तो अभी हमें पढ़ना है पोलराइजेशन। क्या पढ़ना है, पोलराइजेशन। डायग्राम बना के रखिए बढ़िया से, मतलब समझने में थोड़ा सा आसानी होगी और टाइम बचेगा अपना वीडियो का। नहीं तो मैं डायग्राम बनाते बैठता था तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता था। चलिए तो पहले पोलराइजेशन को समझने की कोशिश करते, पहले डिस्कस करते। अब इसका कहना ऐसा है, पोलराइजेशन के पहले जो भी लाइट ट्रैवल होता है, जो भी लाइट क्या होता है बेटा, ट्रैवल, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो एक दूसरे क्या होती है, परपेंडिकुलर। मतलब इस प्लेन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इस प्लेन में इलेक्ट्रिक चलेंगी, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी और दोनों आगे बढ़ेंगे परपेंडिकुलर, ऐसे ही। करेक्ट। अब दोनों के दोनों किसे परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को। किसको परपेंडिकुलर होते हैं बेटा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को। इसका मतलब अगर मैं 3 एक्सिस कंसीडर करूं, जो कि हम जनरली कंसीडर करते हैं, एक हो गया x, एक हो गया y, एंड दिस थर्ड एक्सिस बिकम z। तो अगर मैं बोल रहा हूं लाइट वेव x डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड y के डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड x के डायरेक्शन, z के डायरेक्शन में रह सकता। या फिर ऐसा समझ के चलो, जब भी कोई एटम लाइट वेव इमिट करेगा तो उसकी इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर। साथ ही साथ किसे परपेंडिकुलर रहेंगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को। इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस YZ प्लेन में गई तो भी रहेंगी। नॉट नेसेसरीली कि हर बार वो Z पे ही रहे और Y पे ही रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड की पोजीशन Y पे भी रह सकती है, Z मतलब पॉसिबल डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगी, YZ प्लेन में जाएंगी। कहाँ जाएंगी, YZ। मतलब इस YZ प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जा सकती है। ऐसा समझिए, ये हो गया YZ प्लेन और ये हो गया अपना x एक्सिस। तो ये x एक्सिस है, इस YZ प्लेन में किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में अगर मैं लाइन निकालूँ, या ऐसी निकालूँ या ऐसी निकालूँ, ये लाइन इसे क्या होंगी भैया, परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत सारी है ना, उस YZ प्लेन में तो अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा सकती है, जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन है ना। समझ रहे हैं आप लोग कंसेप्ट को, नहीं समझ में आ रहा मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ये थ्योरी समझ में आना जरूरी है पोलराइजेशन को समझने के लिए। ऐसा समझ के चलिए, ये बोर्ड अपना प्लेन है, ये बोर्ड अपना क्या है, प्लेन है। अब इसमें से मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में अपनी लाइट वेव आ रही है, तो इस प्लेन में मैं कहीं पे भी लाइन निकालूं, ये नहीं पॉसिबल है, वो तो इस डायरेक्शन को परपेंडिकुलर हो गई ना। तो सपोज ये x एक्सिस हो गया, ये y है, ये z है। मतलब ये कौन है अपने लिए, ये कौन है y और ये कौन है z, और ये जो जा रहा है ये कौन है अपना x एक्सिस। अब ये x एक्सिस YZ प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर। अब इस YZ प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में जा सकती है और उसी के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर कौन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जाएंगी। तो ये जो ओरिजिनल लाइट रहता है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जाती है। वैसे लाइट को हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलेंगे बेटा, अनपोलराइज्ड लाइट। तो पहले लाइट क्या रहता है, अनपोलराइज रहता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में रहती है। अब अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस को, ये सभी पॉसिबल डायरेक्शंस को कम करते हुए सिर्फ एक ही डायरेक्शन में परपेंडिकुलर कर दे, ये जो एक्सिस है इसको एक ही डायरेक्शन में क्या कर दिया, पर एक ऐसा बोलो या ऐसा, कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट कर दे और बाकी की जो पॉसिबल डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उन्हें हम निग्लेक्ट कर दे और रिमूव कर दे, तब जाके जो रे ऑफ लाइट अपने पास आएगा उसे हम बोलेंगे भैया पोलराइज लाइट। क्या कहेंगे,
पोलराइज लाइट कहेंगे। मतलब पहले लाइट कैसा रहेगा बेटा, अनपोलराइज रहेगा, बाद में क्या हो जाएगा, वो पोलराइज्ड हो जाएगा। फिर ये पोलराइज अपने आप तो बनेगा नहीं, इसके लिए कुछ पर्टिकुलर मटेरियल्स आते हैं जिसमें से लाइट पास करने के बाद वो क्या करता है, सिर्फ जो परपेंडिकुलर, कैसी, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, जो भी है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ही आगे जाने देता है, बाकी सबको रेस्ट्रिक्ट कर देता है। उसके बाद जो लाइट वेव हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं पोलराइज लाइट, और ये करने का काम जो मटेरियल करता है उसे बोलते हैं हम पोलराइज मटेरियल। क्या बोलते हैं, पोलराइज मटेरियल। क्लियर। अब इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, आगे अपन प्रूफ ये करेंगे। तो होता क्या, आप अगर गॉगल की दुकान में गए तो उसे बोलना पोलराइड गॉगल बता, तो वो कुछ स्टिकर लगे होंगे, वो सिर्फ वो गॉगल लगाने के बाद ही दिखेंगे, अदरवाइज दिखेंगे नहीं। क्यों, जब हम विदाउट गॉगल देखते हैं तो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो वो जो स्टिकर है उस पर उसकी इमेज हमें दिखेंगी नहीं, वो रिफ्लेक्ट होगा नहीं। लेकिन जब वो पोलराइज लाइट हो जाता है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, जिसके कारण वो पिक्चर विजिबल हो जाता है। तो 2-3 बेनिफिट ये पोलराइड लाइट करता है। एक तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कम कर देता है, जिससे आंखों को तकलीफ होती नहीं समर सीजन में। ठीक है, तो आप एक कहते सन ऑप्टिक, मतलब जो भी ऑप्टिकल का शॉप होगा वहां जाके एक बार ट्राई करना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन। अब ये जो पोलराइज्ड है, ये जो करता है उसे बोलते हैं पोलराइजर, या क्या बोलेंगे, पोलराइजर, या फिर पोलराइड, क्या बोलेंगे, पोलराइजर और पोलराइड। अब यही पोलराइजेशन थोड़ा और समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। तो एक बल्ब दिख रहा है आपको, इस बल्ब से जो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट आ रहा है, जैसे सन से आता है, वो सारे क्या रहते हैं, अनपोलराइज रहते हैं बेटा। क्या रहते हैं, अनपोलराइज। अब ये अनपोलराइज लाइट आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बताई है, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ऊपर भी है, ऐसी भी है, ऐसी भी है। तो बीच में हमने एक पोलराइड ग्लास लगा दिया। कौन सा ग्लास लगा दिया बेटा, पोलराइड। पोलराइड का काम क्या, ये जो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसकी सब डायरेक्शन को निग्लेक्ट करो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को परपेंडिकुलर एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए। कितनी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए, वो भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। तब जाके वो लाइट क्या बनेगा, पोलराइज लाइट बनेगा। क्या बनेगा, पोलराइज लाइट। तो देखिए, तो ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में आ रहा था, जैसे ही इस पोलराइज ग्लास से पास हुआ, ये है उसका एक्सिस, इसमें से जैसे पास हुआ वो बाकी की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, खत्म हो गई, और एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिख रही है, जो कि इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को एग्जैक्टली कैसी है, परपेंडिकुलर है। एग्जैक्टली कैसी है, मतलब ये जो यहाँ लाइट मिला, ये क्या हो गया अपना, पोलराइज लाइट हो गया। क्या हो गया बेटा, पोलराइज लाइट। तो ये जो पोलराइज लाइट है, जिस प्लेन में, अब ये प्लेन है, इसमें ये पोलराइज लाइट दिख रहा है, जिस प्लेन में ये पोलराइज लाइट ऐसा दिख रहा है उसे बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। वेयर एग्जैक्टली उसी को परपेंडिकुलर अगर मैं कोई प्लेन लेता हूं तो उसे बोलेंगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। जिसमें ये प्लेन में हो रहा है वाइब्रेट, वो हो गया प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। क्लियर। दूसरा क्या रहेगा, अरे यहाँ पे एक ही नाम लिखा मैंने, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा भैया, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। क्लियर। तो ये हुआ पोलराइजेशन का कंसेप्ट। क्या हुआ, पोलराइजेशन का कंसेप्ट। होप आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। ठीक है, तो इस पे से एक चीज हमें समझनी है, यहीं पे बताता हूं, फिर उसे अपन डबल पोलराइजेशन में भी यूज करेंगे। किसमें यूज करेंगे बेटा, डबल पोलराइजेशन में। चलिए देखते हैं। अब सपोज ये जो लाइट आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी है, समझिएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी है अपनी n, वेवलेंथ है लैम्बडा, और वेव फैक्टर k क्या रहता है अपने लिए, 2π/λ। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ऑसिलेट होते हुए आ रही है, परपेंडिकुलर, पोलराइज होने के बाद भी। तो पोलराइज होने के पहले अपन बोलते हैं, सपोज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 sin kx - ωt। क्या है भैया, जो अपना फॉर्मूला है, काय का फॉर्मूला भैया, ऑसिलेशन में जो पढ़े हैं कि हम क्या लिखते हैं, x = a sin ωt, वही कंसेप्ट। तो ये एम्पलीट्यूड हो जाता है, ये अपने एक्चुअल वैल्यू। तो ये E0 जो है, ये क्या हो गया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जब आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, इसमें से पास हो रही है। क्या हो रही है, इसमें से पास हो रही है। सपोज इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल इस पोलराइज एक्सिस के साथ है, थोड़ा सा फाई इतना एंगल है, मतलब ये एक्सिस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका एंगल कितना है, थीटा समझ के चलो, कितना है,
थीटा। अगर मैं इसके दो कंपोनेंट बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा, ये बनेगा ई कॉस थीटा, ये बनेगा ठीक है, सॉरी, ई साइन थीटा। तो ये जो ई कॉस थीटा है भैया, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट बना डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को, तो ये पास होगा, ये पास होगा क्या? नहीं, ये पास नहीं हो। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर हमें मिलेंगी वो कौन सी रहेगी? ई कॉस थीटा पे डिपेंडेंट रहेगी। इस पे डिपेंडेंट रहेगी ई कॉस थीटा पे, ऐसा अपन समझ के चलते। तो अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट बोलूँ तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। तो बाहर आने के बाद जो रहेगा वो कौन हो जाएगा? ई कॉस थीटा का स्क्वायर। पहले का जो था वो क्या हो जाएगा? ई जीरो का स्क्वायर। पहले इंटेंसिटी क्या थी इधर? ई जीरो का स्क्वायर को प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड को। बाद में एम्पलीट्यूड क्या हो गया? ई कॉस थीटा हो गया एक ही डायरेक्शन में, तो ई कॉस थीटा का स्क्वायर। तो इंटेंसिटी भी किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अब ये जो थीटा है ये तो 0 से 180 एंगल तक कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए इंटेंसिटी भी वेरी होंगी। तो ये वेरिएशन अवॉइड करने के लिए हम इसका एवरेज ले लेते हैं हाफ करके। तो आई इज प्रोपोर्शनल टू हम बोल देते हाफ ऑफ ई जीरो स्क्वायर या फिर हाफ ऑफ ई कॉस थीटा का स्क्वायर। समझ में आया? तो ये है अपना एक कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी का। मतलब आफ्टर पोलराइजेशन अपनी इंटेंसिटी भी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। इसी चीज को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें ये डबल पोलराइजेशन समझना है। क्या समझना है? डबल पोलराइजेशन। तो ये क्लियर हो गया है सबको? सबको बराबर समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया तो फिर से थोड़ा सा रिवर्स करके एक बार देख लेना, क्लियर हो जाएंगे। थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, कुछ नहीं। चलिए देखते। अब हम क्या कर रहे हैं? डबल पोलराइजेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? डबल। एक बार कर लिया था अपन ने, अभी हम बोल रहे हैं कि एक पोलराइज्ड होने के बाद जो लाइट आया उसके सामने और एक पोलराइजर ग्लास लगा देंगे, तो जब इसमें से पास होगा तो उसका क्या इफेक्ट गिरेगा वो हमें देखना। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। किस पे डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट रिड्यूस होते जाएगा तो अपने आप इंटेंसिटी भी क्या होते जाएंगे? रिड्यूस। तो देखिए यहाँ पे ये कौन हुआ? अपना इंसिडेंट लाइट, सॉरी ये कौन हुआ? अपना इंसिडेंट लाइट हुआ। कौन हुआ बेटा? इंसिडेंट। मतलब ऑल डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए ये पहला एक्सिस है। कौन सा है? फर्स्ट एक्सिस। तो पहले एक्सिस में से परपेंडिकुलर कंपोनेंट सिर्फ पास हुआ, ये बाहर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्सिस है, ये कौन है? एक्सिस ऑफ पोलराइजर। अब ऐसा समझिए ये जो नया एक्सिस है, नया पोलराइजर है, इसका एक्सिस थोड़ा सा इंक्लाइंड है। कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? थीटा। तो अब थीटा पे इंक्लाइन होने के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एंगल इसके एक्सिस के साथ क्या बन गया बेटा? थीटा बन गया। अब थीटा बनने के कारण क्या होगा? जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आई अपने पास, ये तो हो गई पहली, E1 हो गया। मतलब आई इज प्रोपोर्शनल टू अपन E1 स्क्वायर समझ के चलते, पहले I1 बोल देते। अब जैसे इसका एंगल, ये एक्सिस बदल दिया हमने, एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन क्या कर दिया? थोड़ा सा चेंज कर दिया जिसके कारण एंगल, तो इसके कंपोनेंट दो बनाने पड़ेंगे, एक कॉस बनेगा एक साइन बनेगा। तो नया जो इंटेंसिटी है I2 वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? E2 का स्क्वायर। लेकिन E2 जो है वो पहले वाले कंपोनेंट का क्या बनेगा? कॉस कंपोनेंट। मैं ये शॉर्ट में बताऊँ, टेक्स्ट बुक में बहुत कंफ्यूजिंग दिया, E10 E20 कुछ समझ में नहीं आता। सिंपल ध्यान में रखो, पहले इसमें से जो आया उसको प्रोपोर्शनल है, दूसरे इसमें कॉस पे डिपेंडेंट हो गया, तो इसलिए यहाँ पे ये कॉस के कंपोनेंट को क्या हो गया? प्रोपोर्शनल हो गया। क्लियर? तो ये जो इंटेंसिटी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है इसी को बोलते हैं मालूस लॉ। क्या बोलते हैं भैया? मालूस लॉ। कौन सा लॉ? मालूस लॉ, जो बोलता है इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट का स्क्वायर, उसे प्रोपोर्शनल होता है। तो अल्टीमेटली वो वही फॉर्मूला इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, पर बताने का तरीका क्या कर दिया? चेंज। ठीक है, तो ये हुआ अपना मालूस लॉ। तो सिंपल कंसेप्ट है, टेक्स्ट बुक में बहुत क्रिटिकल वे से बताया है क्या हो रहा है क्या नहीं। सिंपल है, पहले जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था भैया वो बाहर निकला, फिर आपने पोलराइजर का एक्सिस बदल दिया तो जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गया? चेंज। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वही बाहर आएगा, तो वो कौन सा कंपोनेंट है? कॉस। तो अब इंटेंसिटी उस कंपोनेंट को प्रोपोर्शनल होगी, पहले इस कंपोनेंट को प्रोपोर्शनल थी, तो इंटेंसिटी क्या होगी? रिड्यूस होगी ना आगे चल के। समझ में आया? तो ये है कौन सा लॉ? मालूस लॉ। कौन सा लॉ है बेटा? मालूस लॉ के नाम से पूछा जा सकता है। हेडिंग दिखेंगे ना, एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो बीच में कहीं तो भी दिख जाएगा। क्लियर? अब ये पोलराइजेशन पे बेस्ड एक लॉ है, वो दिया किसने? साइंटिस्ट ब्रूस्टर ने। किसने दिया? ब्रूस्टर ने। अब ब्रूस्टर साहब का क्या कहना है वो समझते हैं। कुछ बच्चों को फास्ट भी लग सकता है, लेकिन बेटा थ्योरी है,
इंटेंसिटी के साथ पढ़ा रहा हूँ तो आप समझने की कोशिश कीजिए। अब ब्रूस्टर साहब का ऐसा कहना है, जैसा कि हम ऑलरेडी बोल रहे हैं, जो भी इंसिडेंट लाइट आता है उसकी डायरेक्शन को परपेंडिकुलर उसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्लियर? तो ये जो इंसिडेंट लाइट आ रहा है ये अनपोलराइज्ड है। कैसा है? अनपोलराइज्ड। तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को परपेंडिकुलर होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी उसको क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। सपोज ऐसे होंगी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर दोनों। क्लियर? ठीक है। तो अब ये आया, इसका क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ। मीडियम क्या हो गया? चेंज। तो रिफ्रैक्शन हुआ। अब रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट है वो बाहर आया है इधर, वो भी अनपोलराइज्ड ही है, लेकिन उसका पार्शियली पोलराइजेशन हो गया रिफ्रैक्शन के कारण। रिफ्रैक्शन के कारण क्या हो गया? पार्शियली पोलराइजेशन हो गया। ठीक है। अब इसका कहना क्या है, जब भी कोई लाइट प्लेन सरफेस या मेटल सरफेस पे जैसे फ्लूइड या किसी पे इंसिडेंट होता है तो उसका पार्शियली रिफ्लेक्शन होता है और पार्शियली रिफ्लेक्शन और पार्शियली रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे दोनों चीजें, कुछ रिफ्लेक्ट हुआ और कुछ रिफ्रैक्ट हुआ। क्लियर है? अब ब्रूस्टर का कहना ऐसा, इसने एक्सपेरिमेंटली कुछ फाउंड किया ऐसा, इसका कहना ऐसा है एट अ पर्टिकुलर एंगल, एट क्या कहना है इसका? एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस। कुछ ऐसा पर्टिकुलर एंगल ऑफ क्या है? इंसिडेंस है। एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको अब उसने नाम दिया ब्रूस्टर एंगल। क्या नाम दिया? ब्रूस्टर एंगल। उस इंसिडेंस को क्या बोलेंगे? उस एंगल को ब्रूस्टर एंगल। क्या बोल दिया बेटा? ब्रूस्टर एंगल पे जब लाइट इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट इनके बीच एंगल बन जाता है, बोलते हैं 90 डिग्री। क्या बन जाता है? 90। मतलब रिफ्लेक्टेड रे, कौन सा रे? रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, reflected ray and refracted ray becomes perpendicular to each other, becomes perpendicular to each other and reflected ray is a polarized, reflected ray क्या होनी चाहिए? polarized होनी चाहिए। ऐसा किसने बोला? ब्रूस्टर ने बोला कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ऐसा ऑब्जर्व करेंगे कि रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएंगी? पोलराइज्ड, और जो रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे इनके बीच एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। और उस पर्टिकुलर एंगल को बोलते हैं ब्रूस्टर एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं बेटा? ब्रूस्टर एंगल बोलते हैं। ये किसका कहना है? ब्रूस्टर लॉ का। किसका कहना है? ब्रूस्टर लॉ का। इसने रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को कंबाइन करके एक लॉ दिया पोलराइजेशन के बेसिस पे। क्लियर? तो आज के कंसेप्ट सबको समझ में आ गए होंगे, नो डाउट। ठीक है। अब नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो आप लोग। पहले हमने क्या पढ़ा? डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पढ़ा। उसके बाद सेकंड क्लास में हमने पढ़ा व्हाट इज पोलराइजेशन। उसके बाद के वीडियो में हमने देखा कि मालूस लॉ क्या कहता है जब डबल पोलराइजेशन होता है तब। और फिर हमने पढ़ा बेटा क्या? तो ब्रूस्टर्स लॉ। क्या पढ़ा? ब्रूस्टर्स लॉ। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है। तो वीडियोस तो मैं लाते रहूंगा ही, वन शॉट वीडियोस भी आते रहेंगे। रेगुलर वीडियोस को भी आप देखना शुरू रखिए। ठीक है। स्पीड रिलेटेड वीडियोस की फ्रीक्वेंसी क्यों कम कर दी? बच्चों को पढ़ाई भी होनी चाहिए, नहीं तो बस आ रहे बस पेंडिंग हो रहे हैं, ऐसे कोई मतलब की बात नहीं है। एंड प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए, है ना। एक अपने इधर महाराष्ट्र में एक मैं बंदा हूँ जो अपना मतलब अपने अमरावती रीजन में पर्टिकुलरली कि जो वीडियोस बना रहा है, तो आप सपोर्ट करोगे तो अपन ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे तो अपनी रीच बढ़ेंगी। इसके कारण अपनी यूट्यूब फैमिली भी ग्रो होंगी और बहुत सारे बच्चों को इसका बेनिफिट भी मिलेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, कुछ और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। अपने साथ और फैकल्टीज़ को भी जोड़ने का ट्राई करूँगा, लेकिन मैं उन्हें कब बोल सकूँगा? जब आप लोग मुझे वहाँ तक पहुँचाओगे। ठीक है। इट्स रिक्वेस्ट, मैं बेग नहीं कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके। तो ऑफलाइन क्लास के लिए जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, अपन बैच स्टार्ट कर देने वाले हैं। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।